वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने सारे ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को बहुत डिटेल में देखा है और उनकी एग्जांपल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको मेंशन करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एज ए न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और एज ए एग्जाम्पल भी आपको बोला जा सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे जितनी भी 6 तरीके की एल्गोरिथम्स थी, जितने भी 6 तरीके की हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया था, उनको आज हम लोग एज ए न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो ये सारी जो हमारी वर्डिंग है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव, ये सारी जो चीजें हैं एंड जो हमारा SJF है, SRT है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको क्लियर कराई है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, प्लीज जाकर मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पहले वो पार्ट देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो पार्ट देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, so let's start with the first one. It's first come first serve numerical. ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव होता है जिससे हम लोग CPU नहीं ले सकते। अगर वो एक प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूशन हो रही है तो दूसरा प्रोसेस अगर इंटरप्ट कर रहा है तो वो उसको CPU नहीं ले सकता। ठीक है, वो दूसरा प्रोसेस CPU को नहीं ले सकता। तो ये सारी जो चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, बट आज जो है इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 4 प्रोसेसेस है और इसका जो है अराइवल टाइम हमें गिवन है कि वो कब हमारा अराइव हुआ प्रोसेस, एंड जो है उसका बर्स्ट टाइम गिवन है। बर्स्ट टाइम होता है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि इस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके का एक बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, हमेशा जो टाइमिंग स्टार्ट करनी है वो 0 से स्टार्ट करनी है और आपने चेक करना है कि 0 पर आपका कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। इन केस आपका कोई भी प्रोसेस 0 पे अराइव नहीं हुआ तो आप वहां पर जो है आप इस तरीके से डैश 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 डाल देंगे, जिसका मतलब होगा कि वहां पर जो CPU था उस टाइम पर आइडल था, तो आपने उस टाइम को काउंट नहीं करना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पर हम देखते हैं यहाँ पर P1 जो है हमारा वो 0 पर अराइव हुआ है। ठीक है, और वो कितने सेकेंड के लिए, यहाँ पर हम लोग सेकेंड मान लेते हैं कि 2 सेकेंड के लिए जो है उसको एग्जीक्यूशन करनी थी। तो वहां पर उसको जो एग्जीक्यूशन है वो कितने टाइम के लिए करनी है, 2 सेकेंड के लिए। सबसे पहले जो P1 है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर हमारे रेडी क्यू के अंदर। उसके बाद जो है हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे, वो कब तक चलेगा, मेरे पास 2 सेकेंड चलने वाला है। उसके बाद आप देखोगे कि 0 के बाद कौन से टाइम पर मेरा नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हुआ है। तो हम देखते हैं जो P2 है वो मेरे 2 सेकेंड के बाद अराइव हुआ है और जो P3 है मेरा 1 सेकेंड के बाद अराइव हुआ है एंड जो P4 है मेरा 4 सेकेंड के बाद अराइव हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे कम टाइम है, यानी कि सबसे जल्दी कौन सा अराइव हुआ है, P3। तो हम P3 को लेकर आएंगे क्योंकि हम अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो P3 है वो 1 पे हमारा आया। इसका मतलब यहाँ पर जब हम लोग थे, हमारी एग्जीक्यूशन चल रही थी, उस टाइम पर P3 अराइव हो गया था। तो P3 को कितने टाइम के लिए चलाना है, 4 सेकेंड्स के लिए। एज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, तो हम यहाँ पर पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो चलाने वाले हैं। बीच में जो है इंटरप्ट जो है वो रोक नहीं सकता मेरी एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पर जो P3 है वो मेरे कितने सेकेंड्स के लिए चलने वाला है, 4 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पर आपने जो 2 लिखा है उसके बाद आपने यहाँ पे 4 मेंशन नहीं करना। 2 सेकेंड पे हम ऑलरेडी हैं तो आपने 2 के अंदर प्लस करना है 4, जितना भी इसका बर्स्ट टाइम है, एंड 2 + 4 = 6, यानी कि 6 पर वो 6 सेकेंड पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो P3 जैसे ही खत्म हो जाएगा हम फिर से चेक करेंगे अराइवल टाइम। P1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, P3 मेरा कंप्लीट हो चुका है, P2 जो है वो 2 सेकेंड पर अराइव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम लोग थे, हमारी एग्जीक्यूशन हो रही थी, तब वो जो P2 था वो अराइव हो गया था। तो हम जो P2 है और जो P4 है, इन दोनों में से P2 पहले अराइव हो रहा है तो हम P2 को मेमोरी में लेकर आएंगे एंड देन हम लोग इसको कब तक चलाएंगे, 2 सेकेंड्स के लिए। तो 6 + 2 = 8, तो हम 8 सेकेंड पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 पर जो है मेरा P4 अराइव हो गया था, यानी कि हम लोग यहाँ पर कहीं पर थे तब मेरा जो है P4 अराइव हो गया था। तो यहाँ पर हम P4 को लिखेंगे एंड P4 कितने सेकेंड्स के लिए चलेगा, 2 सेकेंड के लिए। तो फिर वापस से 2 इसमें प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी दिया पेपर में तो आपने खुद से कोई भी न्यूमेरिकल बनाकर एक्सप्लेन करके आना है, बिकॉज मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल के ही मिलेंगे। इससे पता लगता है कि आपको जो उसका सीक्वेंस है, प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है उसकी आपको क्लियर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो है
आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग बताना है इसका कंप्लीशन टाइम क्या है। कंप्लीशन टाइम कैसे पता लगता है कि जो भी मेरा P1 है उसके राइट हैंड साइड पर, कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर है, P1 के राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर है, 2 + 4 नहीं देखना, सिंपल 2 देखना है। ये +4 जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट हैंड साइड पर लिखा है 2, तो वो उसका हो गया कंप्लीशन टाइम, यानी कि उसने कितना टाइम लिया कंप्लीट होने के लिए, कितने टाइम पर वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 6, तो उसका 6। उसके बाद P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 एंड P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 10, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। तो ये हो गया मेरा कंप्लीशन टाइम जो मुझे उसके राइट हैंड साइड से पता लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम होता है स्टे करना, यानी कि मेरे जो प्रोसेस था उसने कितना टाइम स्टे किया, कितना टाइम उसको लगा पूरा प्रॉपर। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि जो भी मेरा कंप्लीशन टाइम हमने निकाला है उसमें से हम जब अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो मुझे टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 0 इज 2, 8 - 2 इज 6, 6 - 1 इज 5, 10 - 4 इज 6। तो ये जो है मेरा टर्न अराउंड टाइम हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं वेटिंग टाइम, यानी कि जितना टाइम उसको लगा और मतलब टोटल उसको कितना काम कराना था, उसको काम तो 2 सेकंड का था और उसको वेट कितना करना पड़ा ये निकालेंगे। तो ये निकलता है हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम से। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, आप इसको याद कर सकते हो। बाकी सब के अंदर यही चीजें यूज होने वाली है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम ये रहा, बर्स्ट टाइम ये रहा, 2 - 2 इज 0। देखो यहाँ पर प्रोसेस P1 जैसे ही आया उसको वैसे ही CPU मिल गया, तो उसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा, तो 0 आ गया, ठीक है। 6 - 2 इज 4, यानी कि जो P2 था उसको 4 सेकंड का वेट करना पड़ा। जो P3 था 5 - 4 इज 1, यानी कि उसको 1 सेकंड का वेट करना पड़ा। देन 6 - 2 इज 4, उसको 4 सेकंड का वेट करना पड़ा, इसको P4 को। तो ये हो गया मेरा वेटिंग टाइम। नेक्स्ट आता है मेरा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालती हूँ मैं, गॉट द CPU फर्स्ट, यानी कि कब मुझे मेरा जो प्रोसेस था उसको कब फर्स्ट टाइम पे CPU मिला, एंड अराइवल टाइम से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स टाइम कि कब उसको प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो गॉट द CPU फर्स्ट P1 के लिए निकालेंगे, तो P1 को CPU कब मिला 0 पर, और उसका अराइवल टाइम भी क्या था 0, तो उसको रिस्पॉन्स कब मिला 0 सेकेंड पर ही। तो P3 था उसके लिए उसका क्या था रिस्पॉन्स टाइम 2 था, एंड 2 - 2 इज नहीं, ओके 2 - 1, बिकॉज P3 है ना, 2 - 1 विच इज 1, एंड P2 को कब मिला 6 पर, 6 - 2 इज 4, एंड इसको कब मिला P4 को 8 - 4 इज 4। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम जो होता है मेरा नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में सेम आता है, ठीक है। ये वाला जो मेरा रिस्पांस टाइम है अगर आप इसको नहीं भी निकालेंगे प्रिएम्प्टिव के केस में तो चल जाएगा, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका वेटिंग टाइम आएगा वही आपका रिस्पांस टाइम आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला जो FCFS है ये क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे ये वाले जो एल्गोरिथम है वो बाकी वालों से सबसे ईजी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि हमें जो भी हमारी शॉर्टेस्ट जॉब होती है उसको हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक प्रोसेस आ रहा है P1 जो जिसका अराइवल टाइम 0 है बट वो 12 सेकेंड का है, ठीक है। तो 12 सेकेंड के लिए वो यहाँ पर मेरे CPU को होल्ड करके बैठ जाएगा जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरे को हैंड ओवर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है बाकियों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। इन केस इसका काम सिर्फ 2 सेकेंड का है फिर भी उसको 12 सेकेंड 15 सेकेंड 16 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केसेस में जो हमारे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जो हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इसके 2 पार्ट है, एक नॉन प्रिएम्प्टिव है और एक प्रिएम्प्टिव है। जो नॉन प्रिएम्प्टिव है वो हमें कहता है कि जैसे मैंने सबसे सारी जो सबसे छोटी जॉब है उसको सेलेक्ट किया तो मैं सबसे पहले उसी को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर बीच में कोई और आ जाता है, इंटरप्ट आ जाता है, प्रायोरिटी वाला आ जाता है, मैं उसको हैंड ओवर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कि प्रोसेस 1 है, सबसे पहले हम देखेंगे 0 पर कौन सा आ रहा है मेरा प्रोसेस। तो 0 पर कोई भी नहीं आ रहा, तो 0 से लेकर अब फिर आ कब रहा है 1 पर आ रहा है, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक जो मेरा CPU था वो आइडल था, वो फ्री था यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा जो है CPU फ्री है। उसके बाद 1 पर मेरे 2 प्रोसेसेस अराइव हो रहे हैं, P1 एंड P3। तो आपको क्या करना है, P1 जो है उसका आपने देखना है बस टाइम। P1 का जो बस टाइम है वो क्या है 3 है, एंड P3 का जो बस टाइम है वो कितना है जी 2 है। तो इनमें से जिसका भी आप कंपेयर करेंगे
जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो P3 है उसका बर्स्ट टाइम कम है तो हम पहले P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। आए दोनों सेम टाइम पर है पर जिसका काम कम है हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P3 का काम क्या है, 2 सेकंड का है, तो यहाँ पर P3 आ जाएगा एंड 2 सेकंड के लिए आएगा, मतलब 1 + 2 कर दिया एंड वो 3 सेकंड पे अपना काम कंप्लीट करा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग चेक करेंगे कि 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में कोई और तो नहीं आ गया है हमारे रेडी क्यू के अंदर, कोई और तो प्रोसेस नहीं आ गया है, न्यू अराइव तो नहीं हो गया है। तो यस, अभी मेरी इसको मैं इरेज कर दूं, चलिए यहाँ लिख देती हूँ। अभी मेरी जो मेमोरी है उसके अंदर P1 ऑलरेडी है, P1 ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया था तो P1 ऑलरेडी है क्योंकि वही 1 पे अराइव हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप देखो क्या आता है, 1 और 3 के बीच में 2 सेकंड भी आते हैं। तो 2 सेकंड पर फिर से एक प्रोसेस अराइव हो गया P2। तो P2 जो है वो फिर से अराइव हुआ है एंड अब हम इन दोनों का जो है बर्स्ट टाइम चेक करेंगे। तो जो P1 है उसका बर्स्ट टाइम कितना है, मेरे पास 3 है एंड जो P2 है उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे किसका बर्स्ट टाइम जो है कम है। तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, P1 का। तो यहाँ पर मैं जो एग्जीक्यूट करूंगी वो P1 को एग्जीक्यूट करूंगी पहले। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं P1 और उसको कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना है, 3 सेकेंड्स के लिए। तो 3 + 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर P1 एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं देखूंगी 3 से लेके 6 के बीच में 4 आता है, 5 आता है, क्या उस टाइम पे कोई और प्रोसेस तो नहीं अराइव हो गया। यस, 4 सेकेंड पे मेरा P4 जो है अराइव हो चुका है। तो अभी मेरी मेमोरी के अंदर जो है P2 बैठा हुआ है एंड P4 बैठा हुआ है। ठीक है, P2 बैठा हुआ है, P4 बैठा हुआ है, ये दोनों है एंड P2 का जो अराइवल टाइम है वो 2 है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है एंड P4 का एग्जीक्यूशन टाइम भी 4 है। अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सेम है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी लगा सकते हैं, यानी कि जो पहले आया है हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, P2 एंड P4 का, इन दोनों का आप लोग देखेंगे बर्स्ट टाइम कि पहले कौन आया है। यस, P2 पहले आया, उसका बर्स्ट टाइम कितना है, सॉरी अराइवल टाइम कितना है, 2 है। तो आप पहले यहाँ पर किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को। कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना है, 4 सेकेंड्स के लिए। तो 6 + 4 = 10। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला भी जो है कंप्लीट हो गया है, P3 कंप्लीट हो गया है एंड लास्ट में बचता है मेरे पास P4। P4 को अब हमें कितने सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करना है, 4 सेकेंड्स के लिए। 4 सेकेंड्स के लिए लास्ट टाइम होगा हमारा 14। तो इसमें आपको बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि 0 पे कौन सा अराइव हुआ है। अगर कोई भी अराइव नहीं हुआ तो आप उसको आइडल छोड़ दोगे। जहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, एंड 1 से स्टार्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि 1 वाला जो है वो 2 थे हमारे पास। इन दोनों का आपने बर्स्ट टाइम कंपेयर किया, जिसका बर्स्ट टाइम कंपेयर करने के बाद कम होगा आप उसको लिख देंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने P3 लिख दिया, नेक्स्ट टाइम पे आप P1 लिख देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, चेक करना है कि बीच में कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ। अगर कोई और प्रोसेस अराइव हो गया तो जो पिछले वाला था आपकी मेमोरी के अंदर उसको और जो नया अराइव हुआ है उसको, दोनों का बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे। जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको ही हम क्या करेंगे, अपने लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना पूरा सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप फिर से कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम क्या है मेरा, P3 का कंप्लीशन टाइम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3, राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे। तो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 3। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 6, तो 6 लिख देंगे। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 10 एंड P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 14। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मेंशन करना है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। सेम तरीके से आप टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है मेरा 6 और अराइवल टाइम क्या है 1। 6 - 1 = 5, 10 - 2 = 8, 3 - 1 = 2, 14 - 4 = 10। तो ये हो गया मेरा टर्न अराउंड टाइम। सेम तरीके से आप वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 5 - 3 = 2, 8 - 4 = 4, 2 - 2 = 0 एंड 10 - 4 = 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, वेटिंग टाइम। अंदर आप जो है नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में आपका सेम ही आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो आप निकालिए मत निकालिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप कि दोनों जो है आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आपने पेपर पेन लेकर उसको सॉल्व जरूर करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। बिल्कुल ये इसी की तरीके से है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है और वो प्रीएम्प्टिव है। यानी कि अगर मैं एक प्रोसेस को चला रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0 सेकेंड पे एक प्रोसेस अराइव हुआ है जिसको 2 सेकेंड की एग्जीक्यूशन करानी है, और वो अभी 2 नहीं, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड की एग्जीक्यूशन करानी है, और अभी वो 2 सेकेंड ही एग्जीक्यूट हुआ, और जो नया प्रोसेस है वो 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूशन कराना चाहता है, तो आके इंटरप्ट जाहिर करेगा कि मुझे 1 सेकेंड के लिए अपनी एग्जीक्यूशन करानी है, तो वो रोक देगा पुराने वाले एग्जीक्यूशन को। इसमें रोक नहीं रहा था, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर रहा था, इसमें रोक सकता है। ठीक है, तो जो रुकने वाला काम है वो प्रीएम्प्टिव वाला है, और जो नहीं रुकने वाला काम है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन से याद रखो, नहीं रुकने वाला एंड रुकने वाला काम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम वही बॉक्स वाला काम करेंगे। 0 से हम लोग अपने काम को स्टार्ट करेंगे। 0 पे मेरा कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, ओके 0 पे मेरा अराइव हुआ है P1, एंड P1 का जो बस टाइम है वो 5 है। अब इसमें जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, कि बच्चे इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए आप सबसे सिंपल चीजें याद रख सकते हो कि इसमें हम यूनिट 1 के अंदर काम करने वाले, यानी कि हर बार 1 सेकेंड जो है हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं हर प्रोसेस की। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है 0 पे मेरा P1 आया। ठीक है, P1 को चलना कितना है, 5 तक चलना है, बट उसने क्या करना है, 1 सेकेंड ही चलाना है, क्योंकि वो हर सेकंड के बाद चेक करता है कि कोई न्यू तो अराइव नहीं हुआ। हर सेकंड के बाद चलेगा, कोई न्यू तो अराइव नहीं हुआ, कोई न्यू तो अराइव नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो है हमें हर सेकंड के बाद चेक करना है। ठीक है, अभी P1 जो है 1 सेकंड चलेगा, तो इसको आप कट करके क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट P2 जो है वो मेरा 1 सेकंड पे अराइव हो गया। अब आप चेक करोगे क्या 0 से लेके 1 के बीच में कोई न्यू प्रोसेस अराइव तो नहीं हुआ। यस, P2 जो है मेरा 1 सेकंड पे अराइव हो गया। ठीक है, अब देखोगे आप, जो मेरा पास क्या है, P1 था। ठीक है, P1 इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना है, 4, एंड जो मेरा P2 है जो 1 पे अराइव हुआ है उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 3। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे किसका टाइम छोटा है, तो ये हर सेकंड के बाद चेक करेगा कोई न्यू तो अराइव नहीं हुआ, और वो जो न्यू अराइव हुआ है उससे कंपेयर करेगा अपने पिछले वाले को, एंड अगर उसका टाइम कम है तो वो क्या करेगा, P1 को छोड़ के P2 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो मेरा P2 है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाली जो एग्जीक्यूशन है ये भी 1 सेकेंड के लिए ही होगी, यानी कि 1 + 1 = 2। ये 2 पर रुक जाएगा एंड चेक करेगा। जैसे आपने 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट किया, इसको कट करके आपने रिड्यूस बाय 1 कर देना है। ठीक है, तो आप चेक करेगा ये क्या 2 पे कोई एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, 1 से लेके 2 के बीच में कोई एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, तो यस P3 जो है वो 2 पे एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो आप चेक करोगे जो P2 है, ठीक है सेकंड टाइम के लिए P2 है उसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है, एंड जो P3 है उसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है। तो इन दोनों में कंपेयर करेगा तो किसका टाइम छोटा है, P2 का ही छोटा है, तो वो फिर से P2 को ही चलाएगा, एंड यहाँ पर P2 फिर से चलेगा, एंड वो 2 + 1 फिर से 1 सेकंड के लिए चलेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फिर से इसको रिड्यूस बाय 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर से अब वो चेक करेगा क्या, अब वो कितने पे पहुंच गया, 3 सेकंड पे, वो देखेगा क्या कोई 3 सेकंड पे अराइव तो नहीं हुआ, नहीं अभी तक तो कोई अराइव नहीं हुआ, तो जो मेमोरी में पड़ा हुआ है P3 उसके साथ चेक करेगा कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया, 1, या 1 और 4 ये छोटा है, P2 ही छोटा है, तो फिर से P2 को ही चलाएगा, तो यहाँ पर P2 आएगा। ठीक है, फिर P2 के बाद यहाँ पर +1 करके यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर रिड्यूस बाय 1 कर देंगे 0, यानी कि जो P2 था एक तरीके से वो तो मेरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि 4 सेकंड पे तो कोई अराइव नहीं हुआ। यस, जो मेरा P4 है वो अराइव हो गया है, तो जो P4 है वो मेरा उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 1 सेकंड है, और जो मेमोरी के अंदर मेरा ऑलरेडी P1 पड़ा हुआ था उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कितना है, 4 है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, P4 जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, तो यहाँ पर हम पहले P1 को लिखेंगे, और इसको भी कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराएंगे, 1 सेकंड के लिए, तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये इसको 1 ही सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि ये वाला प्रोसेस तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड ये वाला प्रोसेस भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 प्रोसेस बचते हैं, एक P3 एंड एक P1। तो मेमोरी के अंदर मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, एक P3 है, P3 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 4 है, एंड P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या है जी, 4 है। अब दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम सेम है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी लगाएंगे कि पहले कौन आया था इन दोनों में से, तो दोनों का अराइवल टाइम चेक करेंगे। जो P1 है वो मेरा पहले आया था। ठीक है, तो P1 वाले को जो है हमने यहाँ पर P1 क्यों लिख दिया, P4 लिखना था यहाँ पर, यहाँ पर P4 आएगा,
यहाँ पर आएगा P1, तो P1 वाले को एग्जीक्यूट करेंगे 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका टाइम है वो हो जाएगा 3। अब देखो, आप ध्यान से देखो तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 3, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है P4 का, P3 का 4। तो हमेशा जो है मेरा 4 वाला जो 3 है वो ग्रेटर देन 4 रहेगा। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगी 2 तब भी वो इससे बड़ा छोटा ही रहेगा, एंड इसको रिड्यूस करूंगी 1 तब भी वो इससे छोटा ही रहेगा, एंड 0 कर दूंगी तब भी वो इससे छोटा रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है अब मेरा सारा का सारा P1 एग्जीक्यूट होगा। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा एक साथ एग्जीक्यूट कर दो, या फिर इसको 1 के स्लाइस में ही एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर अभी 3 तक पहुंचे थे हम लोग, फिर से जो है P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर इसको कट करना नहीं भूलना, वरना आपने एक से ज्यादा स्टेप चला देने हैं, ठीक है। फिर आप फिर से लिखेंगे P1 8 तक, एंड फिर इसको रिड्यूस करेंगे 1, फिर उसके बाद P1 चलाएंगे 9 तक, एंड फिर इसको कर देंगे 0। तो इसी तरीके से जो P1 है उसको कितना चलना था, लास्ट टाइम 4 बचा हुआ था, तो 4 सेकेंड चलना था, तो 1 2 3 4 4 सेकेंड उसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, P3 बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट हो गया P3। और कोई प्रोसेस है भी नहीं, तो हम लोग चाहे तो एक साथ में चला सकते हैं, या फिर हम लोग 1 का जो है स्लाइस लेके ही चला सकते हैं, ठीक है। 9 + 4 इज P3 को चलाएंगे 13 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट है P3, उसका कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 13 हो गया। तो इस तरीके से आपने 1 बाय चलाना है, बट आपने क्या करना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 चीजें क्या है वो मेरी, सबसे पहले जैसे ही कोई प्रोसेस आता है आप देखोगे कि उस टाइम स्लाइस के बीच में कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ, और अगर कोई प्रोसेस अराइव हुआ है तो जो प्रोसेस अभी चल रहा है उसके साथ उसके टाइम को कंपेयर करना है। जिसका टाइम कम होगा उसको मेमोरी में लेके आना है, फिर 1 सेकेंड के बाद फिर से कंपेयर करना है, फिर उसके बाद मेमोरी में लेके आना है। और जो यहाँ पे कटिंग करने का काम है, ये आप, मैं कहती हूँ कि अपनी जो नोटबुक होती है, जो भी आप एग्जाम कर रहे होंगे वहां पर आपने इसको मैनुअली करना है, आपने माइंड में रखेंगे, कई बार दिमाग से निकल जाता है और कैलकुलेशन खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने कंप्लीशन टाइम निकाला है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कंप्लीशन टाइम क्या होगा। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर जो कंप्लीशन टाइम है 1 होगा, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो P1 है वो यहाँ पर एट द एंड में जाकर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो आपने वो वाला जो प्रोसेस देखना है, जैसे P1 यहाँ पर भी आ रहा है, 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 जो लास्ट वाला P1 है उसकी राइट हैंड साइड चेक करनी है, वो आपका कंप्लीशन टाइम होगा। आई होप कि क्लियर है। तो यहाँ पर P1 लास्ट में आ रहा है 9 पर, तो ये 9 इसका कंप्लीशन टाइम है। P2 जो है वो लास्ट में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो P4 यानी कि 4 वाला जो है इसका कंप्लीशन टाइम है। P3 जो है सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 13 इसका कंप्लीशन टाइम है। एंड P4 जो है वो मेरा बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर 5 पर, तो इसका 5 हमारा जो है कंप्लीशन टाइम है। तो ये होता है कंप्लीशन टाइम। फिर वही टर्न अराउंड टाइम जो है आपका इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ये वाला, एंड जो वेटिंग टाइम है वो आपका इजीली निकल जाएगा, एंड जो है आपका RT वाला जो है वो आपकी इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और आपने इसको करने के बाद कमेंट्स में लिखना है डन, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इसको दोबारा से आपने जो है चला के देखना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, राउंड रॉबिन, ठीक है। राउंड रॉबिन क्या करता है, हमारा टाइम स्लाइस होता है इसके अंदर। टाइम स्लाइस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, टाइम क्वांटम भी बोलते हैं इसको हम। यानी कि राउंड रॉबिन के अंदर जो है हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, 1 बाय 1 अपने प्रोसेस को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है। तो इस तरीके की 4 प्रोसेस है। पहले उसने 2 सेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे जंप करके आ गया, फिर इसको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ से जंप करके आ गया, फिर इसको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, एंड देन फिर आगे मूव कर गया। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर आपका काम चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, 5 4 2 एंड 1, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपकी एक रेडी क्यू होती है, एक रनिंग क्यू होती है। यहाँ पर हमें 2 क्यूज का यूज करना है, जैसे हम यहाँ पर एक का कर रहे थे, इस तरीके से हमारी 2 क्यू बनेगी, एक रेडी बनेगी, रनिंग बनेगी। जैसे ही हमारा जो टाइम स्लाइस है, हम यहाँ पर जो टाइम स्लाइस है वो 2 सेकंड का लेके चलेंगे, 2-2 सेकंड के लिए हम लोग हर एक प्रोसेस को रन करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा जो टाइम है वो एक्सपायर होगा, रनिंग से जो मेरा प्रोसेस है वो रेडी में आ जाएगा, और जैसे ही हमारा जो काम है रेडी वाला कंप्लीट होकर यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट वाला जो है वो रनिंग के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा सर्कल के अंदर काम चल रहा होता है। आफ्टर द टाइम स्लाइस एक्सपायर देन इट गो बैक टू द रेडी क्यू, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसी को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोल रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ
यहाँ से लेके वो नेक्स्ट पे जा रहा है, नेक्स्ट से लेके नेक्स्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, रेडी क्यू एंड इसका रनिंग। तो पहले हम यहाँ पर इसका रेडी बनाते हैं। आई होप कि विजिबल है। तो ये हो गया आपका रेडी और ये हो गया आपका रनिंग, ठीक है जी। सबसे पहले जो है मेरा प्रोसेस जो है 0 से अराइव होगा। तो इस वाले रेडी के अंदर हम सब उनको देखने वाले कौन कौन सा रेडी है काम कराने के लिए, ठीक है। तो 0 पर मेरा कौन सा अराइव हो रहा है, P1, तो यहाँ पर P1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और कोई प्रोसेस होता है जो 0 पर आ रहा है, तो आप दोनों को एक साथ डाल देते क्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने P1 को डाल दिया, तो 0 पे कोई और अराइव नहीं हो रहा, सिर्फ P1 ही हो रहा है। तो रनिंग के लिए भी मैं किसको भेजने वाली हूँ, P1 को भेजने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोला P1, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं रनिंग, ठीक है, रनिंग। तो जो P1 है उसको 5 सेकेंड के लिए चलना है, बट जो वो कितना चल सकता है 5 सेकेंड के लिए तो नहीं चल सकता, वो हमारा जो टाइम साइज है वो कितना है 2 सेकेंड का है। तो यहाँ पर भी जो P1 है वो 2 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर हम रेड मार्कर का यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। तो P1 जो है वो 0 से लेके 2 तक चलेगा, बट अब 2 तक चलेगा तो इसको कट कर देंगे, तो P अब कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो गया है, अभी 3 सेकेंड उसको और एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेके 2 तक चल गया है। अभी जैसे उसका टाइम एक्सपायर होगा वो क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच करके वापस से रेडी क्यू के अंदर जाएगा, ठीक है। वापस से कहाँ जाएगा, रेडी क्यू के अंदर जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड लाइन लगाई है। इस रेड लाइन का मतलब है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। अगर वो सिंपल ब्लैक लाइन लगाऊंगी विच मीन्स कि मेरा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन रेड लाइन विच मीन्स कि वो वापस से रेडी क्यू के अंदर जाएगा। तो अभी 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में आपको पहले उसको नहीं भेजना है। ये वाला जो P1 आया था वो हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में आपने देखना है कि कोई और प्रोसेस तो नहीं आ गया। यस, जो 1 सेकेंड पर मेरा P2 आ गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड पर जब P2 आ गया तो वो कहाँ आएगा, पहले रेडी क्यू के अंदर आएगा, ठीक है। फिर 2 सेकेंड पर मेरा P3 आ गया तो वो कहाँ आएगा, पहले रेडी क्यू के अंदर आएगा। तो ये पहले से ही आकर बैठ गए हैं रेडी क्यू के अंदर, और ये वाला जो प्रोसेस है अब ये वापस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी जाकर वापस से लाइन में लग जाएगा, ठीक है जी। P1 भी लाइन में लग गया। अब P2 की बारी आ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो है इसका काम हो गया एक बारी में, फिर P2 जाएगा यहाँ पर काम कराने के लिए। तो P2 काम कराएगा, ये भी 2 सेकेंड के लिए अपना काम कराएगा। इसको टोटल चलना कितना था, 4 सेकेंड, पर ये चलेगा कितना अभी, 2 सेकेंड। तो 2 + 2 = 4, तो अब ये 4 सेकेंड के लिए चलेगा। 4 सेकेंड नहीं चल रहा, 2 सेकेंड ही चल रहा है। 2 + 2 4 हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी आप कट करके लिख देंगे 2, ठीक है। तो जैसे ही इसका काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पर भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। तो यहाँ पर भी मैं रेड लाइन लगा रही हूँ कि यहाँ पर भी जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। अब आप देखोगे 2 से लेके 4 सेकेंड के बीच में कोई और प्रोसेस तो नहीं आया मेमोरी के अंदर। यस, 3 सेकेंड पर तो कोई भी नहीं आया, 4 सेकेंड पर आ गया मेरा P4। तो आप लिख दोगे P4 भी जो है मेमोरी के अंदर आ गया। तो P2 को तो मैं एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ तो उसको कट कर देंगे यहाँ से, एंड P4 भी जो है मेमोरी में आ गया। एंड इस वाले प्रोसेस को भी अभी आगे एग्जीक्यूशन करानी है, तो वापस से आकर ये भी रेडी क्यू में लग जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं आऊंगी P3 के पास। तो P3 आएगा यहाँ पर अपनी एग्जीक्यूशन कराने के लिए, और इसको कितनी एग्जीक्यूशन करानी है, इसको 2 सेकेंड की ही करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 + 2 6 पर खत्म हो जाएगा, और हमारा जो टाइम स्लाइस होता है वो भी कितने का होता है, 2 सेकेंड का। यानी कि इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करके वापस से रेडी क्यू में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम 2 सेकेंड का था। 2 सेकेंड कंप्लीट करे एंड वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब वापिस से देखो 4 से लेके 6 के बीच में कोई और प्रोसेस आया है तो नहीं, अब कोई और प्रोसेस नहीं आ सकता, क्योंकि 4 ही प्रोसेस थे और जो टाइम था वो भी उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोसेस अब नहीं आने वाला। तो अब आपके पास सिर्फ ये 3 प्रोसेस बचे हैं जिनको आपको रनिंग की स्टेट में लाकर उनको खत्म करना है, ठीक है। तो P3 जो है उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये मैंने आपको रीजन बता दिया। ओके, तो P1 है वापस से जाएगा इधर, और P1 कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 सेकंड के लिए 8 पर आ जाएंगे, एंड यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये वापस से अभी 1 सेकंड से और एग्जीक्यूट होना है, तो ये भी क्या होगी, इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, ठीक है जी। तो P1 वापस से इधर आ जाएगा और इधर से ही कट हो जाएगा।
उसके बाद आएगा मेरे पास P4, क्योंकि यहाँ पर तो आपको प्रोसेस आने वाला है नहीं, तो हमें सिर्फ इसी पर ध्यान देना है। तो P4 जो है वापस से जाएगा, एंड P4 का कितने टाइम का काम था, 1 ही सेकेंड का, 1 ही सेकेंड का काम है। तो अब बताओ यहाँ पर हम 1 सेकेंड के लिए चलाएंगे या फिर टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग चलाएंगे? बिल्कुल सही बात है, जब 1 सेकेंड की बात है तो हम 1 ही सेकेंड चलाएंगे ना, उसको हम क्यों एक्स्ट्रा टाइम देने लगे, हम क्यों अपने सीपीयू को आइडल बिठाने लगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो P4 है वो हम 1 ही सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, वेयर एज जो हमारा स्लाइस है वो 2 सेकेंड का है। बट अगर जो हमारा काम है वो 1 सेकेंड का है या फिर 0.5 सेकेंड का है, तब भी हम लोग उतना ही चलाने वाले हैं, ठीक है। तो P4 का काम कंप्लीट हो जाएगा, P4 रेडी क्यू से तो निकल गया है और उसे अपना आगे काम कराना भी नहीं है, तो वो टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास P2 जाएगा मेमोरी के अंदर, एंड P2 को कितना काम कराना है, 2 सेकेंड्स का कराना है। तो P ये तो हम कर देते हैं 0, P3 भी टर्मिनेट हो गया, ये भी 0, एंड इसको 2 सेकेंड का कराना है। तो यहाँ पर 9 + 2 = 11, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हमारे पास P2 को भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है मेरे पास P1 को कितने सेकंड चलाने की जरूरत है, ये तो कट गया है, P1 को चलाने की जरूरत है 1 सेकंड। तो बताओ यहाँ पे 1 सेकंड चलाएंगे या 2 सेकंड? बिल्कुल 1 सेकंड चलाएंगे, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा 12 पर, ठीक है। तो 12 वाले पर हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो है मेरा वर्क करता है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, एंड इजी है टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो 3 सेकंड भी ले सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है, नहीं मेंशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 स्टेप चलाना है, और जैसे जैसे आपके यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती रहेगी वैसे वैसे आपने यहाँ पर कट करते रहना है, और यहाँ पर भी आपने कट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, और कंप्लीशन टाइम आप रनिंग क्यू से लिखेंगे। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कब है? अब वही चीज मैं आपको बोली थी, लास्ट वाला P1 देखना है, तो लास्ट वाला P1 है एंड में। तो 12 जो है इसका एग्जीक्यूशन टाइम है। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 11, हाँ जी 11 है। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 6, एंड P4 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 9, P3 का 6, हाँ जी। उसके बाद वेटिंग टाइम, ओहो मैंने इसके अंदर लिख दिया, हाँ जी। जो टर्न अराउंड टाइम है मेरा, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 12 - 0 = 12, यानी कि 12 सेकेंड के बाद जो है P1 को काम करने का मौका मिला। 11 - 1 = 10, एंड 6 - 2 = 4, 9 - 4 = 5, ठीक है। एक बार आप इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करिए। तो जो वेटिंग टाइम है मेरा वो कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ये रहा, बर्स्ट टाइम ये रहा, और बर्स्ट टाइम आपने 0 0 0 नहीं लेने, जो स्टार्टिंग में था मेरा 5 4 2 1 वो लेना है, ठीक है। तो आपने 12 - 5 करना है, 10 - 4 करना है, 4 - 2 करना है, 5 - 1 करना है। एंड रिस्पॉन्स टाइम आपका कैसे निकलेगा, फर्स्ट टाइम पर आपने किस तरीके से लिया था, ये प्रीएम्प्टिव है तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जो आपको P1 मिला था, स्टार्टिंग में कब मिला, 0 पर, तो 0 माइनस मेरा जो अराइवल टाइम था वो 0 - 0 = रिस्पॉन्स टाइम। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने ये वाले जो दोनों आपकी रोज बच गई हैं इनको भी आपने फिलअप करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है किस तरीके से हमें इन्हें करना है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद 5th वन, मल्टी लेवल क्यू। तो मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू दोनों सिमिलर से ही हैं, और इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर आप एग्जाम के अंदर बना के आ सकते हैं। और इसके अंदर हम लोगों को क्या देखते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मिडिल प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी के जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं। मल्टी लेवल क्यू के नाम से ही क्लियर है, इसमें मल्टी लेवल क्यूज होंगे, यानी कि बहुत सारे जो क्यूज होंगे वो अलग अलग प्रोसेसेस के हिसाब से होंगे। जैसे कि एक सिस्टम प्रोसेस है, उसके लिए मैंने राउंड रॉबिन क्यू का यूज किया, या फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज किया और उसके लिए एक डिफरेंट क्यू बना दिया। और यहाँ पर इंटरैक्टिव प्रोसेस हैं, उसके लिए एक डिफरेंट क्यू है जिसके अंदर एक डिफरेंट एल्गोरिथम लगी हुई है। जरूरी नहीं है हर डिफरेंट प्रोसेस जो है डिफरेंट क्यू का यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर जो एल्गोरिथम है वो डिफरेंट रहे या सेम रहे, वो मर्जी है, वो हमारे काम पर डिपेंड करता है कि सारे जो क्यूज हैं उसके अंदर सेम एल्गोरिथम रहेगी या सब में अलग अलग एल्गोरिथम रहेगी, ठीक है। और तीसरा जो आता है मेरे पास बैच प्रोसेसेस।
तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, सिस्टम प्रोसेस जो होते हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के होते हैं, एंड जो इंटरैक्टिव प्रोसेस होते हैं वो मेरे मीडियम होते हैं, एंड जो बैच प्रोसेस होते हैं जिनको हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी बोलते हैं, बैकग्राउंड प्रोग्राम बोलते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में बैच हमने एक सिस्टम पढ़ा जिसके अंदर मैंने अच्छे से डिटेल में किया कि बैच का क्या काम होता है। बैच के अंदर हम काम डाल के छोड़ देते हैं, वो बैकग्राउंड में जो काम है वो चलता रहता है, तो उसकी क्या होती है, लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है। तो सिस्टम प्रोसेस के अंदर आपका जो है इंटरप्ट आ सकता है, जैसे आप कोई भी काम करें तो आपको कोई सिस्टम का इंटरप्ट आ गया जिसको आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, तो उस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं सिस्टम प्रोसेस वो जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं। फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस जो होते हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिसमें इंटरेक्शन हो रही है, वो वाले जो है आपकी मीडियोकर वाले होते हैं, एंड बैच प्रोसेस होते हैं। तो इस तरीके के जब हम मल्टी लेवल क्यू बनाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। स्टारवेशन क्या होता है कि जो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको तो जो है सीपीयू मिल जाता है सही टाइम पर, लेकिन जो है लोएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको जो है सीपीयू जो है बहुत टाइम के बाद मिलता है, उनका जो काम होता है वो डिले होता रहता है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम थी वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम थी। एंड यहाँ पर जो वो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, प्रोसेसेस हैव डिफरेंट वर्क, हर प्रोसेस का जो है अलग काम हो सकता है। जिस तरीके से इंटरैक्टिव वाले का अलग काम है, बैच वाले का अलग काम है, तो उनको अगर जरूरत है डिफरेंट क्यूज की तो यहाँ पर डिफरेंट क्यूज हो सकते हैं। एक तरीके से एडवांटेज है ये एक मेरे हाईएस्ट वालों के लिए, बट प्रॉब्लम है ये स्टारवेशन की, तो लोएस्ट वाले जो है इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हम क्यों, अगर हमने मल्टीपल क्यूज बनाए हैं तो क्या सब में सेम एल्गोरिथम यूज होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स का भी यूज कर सकते हो। तो इसी का जो है एक एक्सटेंशन है मेरी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, जिसके अंदर जो प्रोसेस है, जो काम है, वो तो इसी तरीके से चलेगा कि यहाँ पर भी आपकी एक रेडी क्यू है, यहाँ पर भी एक रेडी क्यू है, यहाँ पर भी एक रेडी क्यू, यहाँ पर भी एक रेडी क्यू है, और सबके अंदर जो आपने एक एल्गोरिथम है वो भी आपकी अलग अलग चल रही है, बट आपने जो है प्रोसेस जो है आपने फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर भेजा और उसका फॉर एग्जाम्पल जो काम था कंप्लीट होने का वो 10 सेकेंड था, ठीक है, 10 सेकेंड का काम था, तो आपने पहले जो उसको यहाँ पर भेज दिया, ये वाला जो नीचे वाला है वो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला काम आएगा तो वो तो कहीं से भी आएगा, तो वो जाकर अपना काम जो है एग्जीक्यूट करा सकता है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को अगर आप नीचे भी रखते हो तब भी उसका जो काम है वो सही टाइम पर होगा, बट इसका जो मेन मकसद है बनाने का वो है लोएस्ट प्रायोरिटी वालों के लिए, कि लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए कैसे काम करेगा। तो जो प्रोसेस 1 है वो फर्स्ट वाले क्यू के अंदर जाएगा, उसके अंदर कोई भी एल्गोरिथम लगी हुई है वो अपना काम कराना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले क्यू ने उसका जो काम है 4 सेकंड के लिए किया, तो वो कट के कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। एंड 6 सेकंड के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है इंटरप्ट आ गया, फिर जो दूसरे प्रोसेस है उनको भी टाइम चाहिए, तो वो यहाँ वाला जो प्रोसेस है अब वो आकर फीडबैक ली यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाले क्यू के अंदर, एंड वहां पर भी वो थोड़ा सा अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कराएगा, एंड वो 2 सेकंड एग्जीक्यूट होके 4 सेकंड हो जाएगा, फिर वो एज अ फीडबैक चला जाएगा नेक्स्ट वाले क्यू के अंदर, और वहां पर वो 8 सेकंड एग्जीक्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, लेकिन उसको तो 4 सेकंड ही एग्जीक्यूट होना है, तो अपना 4 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद यहीं से क्या हो जाएगा, इफ कंप्लीट देन आउट, अगर कंप्लीट हो रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला आता है तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, अदरवाइज जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले वो इस तरीके से घूम के आएंगे। इसका यहाँ पर एडवांटेज ये है कि यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा बाकी प्रोसेसेस को, सारों के अंदर ही सारे जितने भी क्यूज है वो थोड़ा टाइम लेकर अपना जो काम है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इसके अंदर थे वो था STF, हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव वाला, प्रीएम्प्टिव वाला, एंड जो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थी वो वाला, एंड राउंड रॉबिन वाला। ये जो 2 हैं आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, लेकिन वो जो 4 हैं वो आपसे पूछे ही जाने वाले हैं, उनका डिफरेंस भी पूछे जाने वाला है। एंड आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, इनकी आपको डेफिनेशंस नहीं पता, तो वो भी जाकर आप पार्ट 2 के अंदर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिलने वाली है, तो उसके लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, बाय गाइस।